हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। इनकम कैसे निकाला जाए, और इनकम मतलब टोटल इनकम से कुछ बेसिक बेसिक आपको वर्ड समझने होंगे। पहले मैं वो कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आपका सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग का काम रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। सपोज करो मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं कि इंडिया, ठीक है ना, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अब दो तरीके के इनकम है। एक इनकम मैं बोलूंगा भैया इसे आपको इंडियन इनकम बोलना पड़ेगा। इंडियन इनकम मतलब जो अभी मैं सिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग वो इंडियन रहेगा। वैसे आप क्या सोचते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं यहां बताऊंगा वो मानना पड़ेगा आपको। पहला रूल, रूल नंबर 1, अगर आप इंडिया में कहीं पे भी आपकी दुकान है, कहीं पे भी इंडिया में आपका बिजनेस है, ठीक है ना, आपका इंडिया में क्या है, कहीं पे भी बिजनेस, चाहे यूपी, पंजाब, कर्नाटका, कहीं भी है भारत में, और आप सर्विस अगर इंडिया में ही दे रहे हो, यानी सामान आप इंडिया में ही बेच रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये इनकम आपकी हिंदुस्तान की इनकम मानी जाएगी। अगर आपकी इनकम इंडियन इनकम है तो आपका स्टेटस आरओआर है, चाहे आपका स्टेटस एनओआर है, चाहे आपका स्टेटस एनआर है, मतलब नहीं है भाई। इंडिया की गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई अगर आपने भारत की जमीन से पैसे कमा लिए, भारत के लैंड से, भारत में पैसे कमा लिए, ऐसे सिचुएशन में आपका स्टेटस से मैटर ही नहीं है। आपने अगर भारत में पैसे कमाए, टैक्स देके जाओ, तो आपका स्टेटस आरओआर है तब भी आपको देना पड़ेगा, आपका स्टेटस एनओआर है तब भी देना पड़ेगा, और आप एनआर हो तब भी। भले ही आप एक दिन के लिए आए और यहां लॉटरी लगाए आईपीएल में और पैसे जीत गए, तो सरकार, अगर आप मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए जीत गए, आप श्रीलंका से आए और 1 लाख रुपए जीत गए, तो आप चाहते हो 1 लाख रुपए मैं लेके चले जाऊं हिंदुस्तान से बाहर, नॉट पॉसिबल। आपका जो भी टैक्स है, जैसे लॉटरी पे 30% टैक्स है, तो 30% पहले टैक्स दीजिए, फिर जाइए। आप बोलोगे सर मैं तो नॉन रेजिडेंट, बोलो भारत में कमा लिया ना बस। दूसरा, अगर आप सर्विस देते हो इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर, तो सर्विस देने वाला कहां बैठा हुआ है। मैं यहां से बैठे बैठे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई यूएस में पढ़ रहा है या कोई दुबई में पढ़ रहा है, तो सर्विस देने वाला कहां है, इंडिया में। मैं इंडिया से ही दे रहा हूं ना, तो यानी इसको बोला जाता है सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स कहां से है, कहां से ओरिजिन हो रहा है, सर ये इंडिया से हो रहा है। इस केस में अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर इंडिया है, तो उस केस में तीनों को टैक्स देना होगा।
एक वर्ड होता है एक्रू एंड अराइज। एक्रू का मतलब कमाया गया, एक्रू मतलब कमाया। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे एक्रू और अराइज, एक्रू भी इंडिया में हुआ और अराइज भी क्या हुआ, इंडिया में हुआ। तो अब दो तरीके से हो गए। अगर आप भारत में, भारत की जमीन से किसी को भी सर्विस दे दो वट, तो किसके लिए टैक्सेबल होगा, तीनों के लिए। और भारत में पैसे कमा रहे हो तब तो तीनों के लिए टैक्सेबल है ही है। समझे। आप यूएसए में काम कर रहे हो, यूएसए में वर्क करते हो, ऐसे एज अ वर्क कर रहे हो यूएसए में, आपने इंडिया में पैसा सीधा भेजा, सीधा पैसा कहां भेज दिया आपने, वहां से पैसे आपने ऐसा सेटअप किया है कि भैया आपने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर ले लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है वो यूएस में लिस्टेड है। यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज है डाउ जोन्स और नेस्डैक है, तो वहां लिस्टेड है। तो आपने वहां पैसे लगा दिए और आपने क्या करा, उससे जो भी डिविडेंड इनकम हो वो मेरे माता पिता के अकाउंट में आ जाए। तो यूएस से इनकम सीधा कहां आ रहा है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं रिसीव। इसको क्या बोलते हैं, रिसीव। मैंने सिंपल समझना, मैंने क्या करा, मैं इंडिया में रह भी नहीं रहा, मैं रह यूएस में ही रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा यार यूएस में रह रहा हूं, मेरे पेरेंट्स का खर्चा उर्चा का कुछ ऐसा इंतजाम कर दूं कि वो इनकम सीधा वहीं। या फिर मैंने क्या करा, यूएस में मेरे 4-5 मकान हैं और मैंने कहा यार 4-5 मकान है, मकान का किराया ना अपने मम्मी पापा को दे देता हूँ। कई बार होता है ऐसा कि भैया मम्मी पापा, ज्यादातर जनरली इंडिया में ट्रेंड रहता है, तो ये किराया मम्मी पापा को दूंगा। तो ऐसा करता हूँ, जो मकान मालिक है ना, इसको मैं अपने मम्मी पापा का मकान मालिक कह रहा हूँ, जो किराएदार है ना, अपने मम्मी पापा का वो दे देता हूँ इनको अकाउंट, और वो मेरे पास चिक चिक बाजी नहीं करेगा, सीधा भेज देगा भारत में उठा के। और मम्मी पापा जो है मेरे वो इंडिया में रह रहे हैं, तो जैसे ही पैसे मंथली रेंटल आना था, वो सीधा क्या करता है, वहां से डॉलर के फॉर्मेट में इंडिया भेज देता है। तो मैं पैसे क्या कर रहा हूं, दैट इज रिसीव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, उसके जो मम्मी पापा है वो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो उसके मम्मी पापा के लिए उसका स्टेटस वट एवर कुछ भी हो, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा इंडिया। अब देखो भारत ने, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, इंडिया से कमाओगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में रिसीव करोगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। समझ में आई बात आपको। जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, वो तो खैर इंडिया में ही रह रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनको अमेरिका से यूएसडी डॉलर में पेमेंट आता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो उस केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। समझे बात आप, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक समझ में है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप रह रहे हो यूएसए में, ठीक है ना, और आपके मकान हैं, 3 मकान है, और आपने कहा भैया इसका किराया जो भी होगा वो पेरेंट्स को भेजेंगे। तो पहले ना आप यहाँ पे रिसीव कर लेते हो, ये जो भी किराया आता है पहले आप ले लेते हो किराया, फिर आप अपने मम्मी पापा के अकाउंट में डाल देते हो। तो जो आपके पेरेंट्स है इसने पैसे रिसीव नहीं किए, पैसे इसको, अगर ऐसा कोई मीडियोकर बीच में हो के पैसे आता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जैसे आप सब जो मुझे फीस पेमेंट कर रहे हो ना, रेमिटेंस कर रहे हो, मैं आपसे फीस रिसीव नहीं कर रहा, रेमिटेंस, क्योंकि आपने जो फीस है अपने मम्मी पापा से लिया। तो अगर आपके पेरेंट्स सीधा अपने अकाउंट से मुझे पेमेंट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो दैट इज रिसीव, मैं फीस को रिसीव कर रहा हूं। लेकिन पहले क्या करा, आपने अपने पेरेंट्स से लिया और फिर मुझे ला के दिया, तो आप मीडियोकर हो गए। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रेमिटेंस। इसको क्या बोला जाता है, रेमिटेंस बोला जाता है। तो सेम, प्रॉपर्टी का पैसा पहले यूएस में बैठा हुआ पर्सन रिसीव कर रहा है, कमाया कहां गया पैसा, यूएस में, रिसीव कहां गया गया, यूएस में, उसके बाद भारत में लाया गया। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है रेमिटेंस। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने वहां पे भी टैक्स दिया होगा, क्योंकि जब पैसे वहां रिसीव होते हैं ना, तो आपने वहां भी टैक्स दे दिया होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर रेमिटेंस है तो रेमिटेंस के केस में आर ओ आर टैक्स देगा, बाकी के नहीं देंगे टैक्स। समझ में आई बात आपको। तो एक क्या है, इंडिया में पैसे कमाओगे तो कौन टैक्स देगा, तीनों। अगर इंडिया में पैसे रिसीव करोगे तो कौन टैक्स देगा, तीनों ही टैक्स देगा।
समझ में आई बात आपको? रेमिटेंस, अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने यूएस में पैसे कमाया और यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बहुत अच्छा काम किया, इस पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आर्मी फोर्स वगैरह में हिंदुस्तान के अंदर भी जब रिटायर हो जाते हैं ना, तो यहाँ के जो आर्मी फोर्स के जो होते हैं, गवर्नमेंट जैसे गैलेंट्री अवार्ड हो गया कुछ देते हैं, तो उनसे टैक्स वगैरह माफ कर देते हैं, नहीं लेंगे इसके पेंशन वेंशन पे टैक्स। ऐसे ही मान लेते हैं यूएस का है, तो उसको बोला जाता है कि वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, इसको बोलते हैं पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं? पास्ट अनटैक्स इनकम। अगर वो भारत में आती है तो भारत सरकार कहती है कोई बात नहीं यार, जब उन गवर्नमेंट ने इतनी मतलब ऐसा बढ़ चढ़ के अप्रिशिएट करना चाहिए उनके वर्क पे, तो हम भारत में भी तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तो वो टैक्स लेगा क्या भारत में? तो जवाब है जी, नहीं लिया जाएगा टैक्स भारत में किसी से भी। मैं बस सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, समझ लो। अगर मैं इंडिया में पैसे कमा रहा हूं तो कौन टैक्स देगा? तीनों। अगर इंडिया में रिसीव कर रहा हूं तो कौन देगा? तीनों। अगर इंडिया में रेमिटेंस कर रहा हूं तो एक देगा, जो कि आरओआर है। अगर पास्ट अनटैक्स इनकम है जिसको पिछली गवर्नमेंट या दूसरे स्टेट कंट्री के गवर्नमेंट ने उसको टैक्स नहीं किया, तो हम भी टैक्स फ्री कर देंगे। इसके बाद मान लेते हैं कि मेरा एक एसबीआई मान लेते हैं दुबई में है, एक एसबीआई मान लेते हैं कि दुबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, और एक मेरा एसबीआई भारत में भी है। कहाँ है? इंडिया में भी है, ठीक है ना, भारत में भी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंक है। ऐसे ही भारत में कुछ ऐसे बैंक है जिसका नाम बताऊंगा भारत का नहीं है, जैसे सिटी बैंक हो गया। ऐसे ही आपका बैंक अगर मैं बात करूं, सिटी बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक हो गया, तो भारत के नहीं है, बाहर के बैंक है। लेकिन इंडिया का बैंक तो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे एक ब्रांच मेरा दुबई है, तो ऐसे प्रोसेस को पता है क्या बोलेंगे? सेटअप जो है, सेटअप। सेटअप मतलब मैंने अपना दिमाग लगा के बाहर अपनी ब्रांच खोली, और कंट्रोल भी कहां से कर रहा हूं? इंडिया से। और है बिजनेस कहाँ हमारा? इंडिया के बाहर। तो ऐसे बिजनेस से अगर कोई पैसे आ रहा है जो कि सेटअप एंड कंट्रोल कहां से हो रहा है? हमारा इंडिया से हो रहा है, तो बोला गया भैया दो के लिए टैक्स देना पड़ेगा। किसके लिए देना पड़ेगा? दो के लिए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि माना जाएगा कि भैया ज्यादातर इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए अगर नॉन रेजिडेंट है आपका स्टेटस, तो ऐसे सिचुएशन में आपसे नहीं देंगे। यानी कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप और कंट्रोल इंडिया से है, तो सिर्फ दो को टैक्स देना है, बाकी को नहीं देना है। यहां तक समझ में है? पहले क्या बताया? भारत से पैसा कमाओगे तो देना ही, चाहे स्टेटस कुछ भी हो। भारत में पैसा रिसीव करोगे तो स्टेटस कुछ भी हो, आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो तो दो को टैक्स देना होगा। पास अनटैक्स इनकम है तो किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये कुछ पॉइंट बताएं। अब ऐसे कई बार गिफ्ट होता है, जैसे फ्रेंड वगैरह ना मुझे गिफ्ट दे दिया, बर्थडे पे मिल गया, तो जो गिफ्ट है ना, रूल क्या कहता है गिफ्ट के लिए, ध्यान देना। गिफ्ट अगर हम गिफ्ट की बात करें, इसके लिए हम वैसे तो इसका एक अलग चैप्टर ही है, अदर सोर्स। गिफ्ट में अब यहां पे ध्यान देना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी जब वो चैप्टर होगा तब वहां करेंगे डिटेल में। अब गिफ्ट तीन तरीके के हो गए। एक गिफ्ट मिलता है ऑन मैरिज पे। कब मिला आपको? शादी में गए तो शादी में देते हो ना, जो अगर किसी लड़की में शादी में जाते हैं तो वहां पे गिफ्ट दिया जाता है, लड़के की शादी में गए वहां भी गिफ्ट, रिसेप्शन के टाइम पे देते हैं ना उनको गिफ्ट। तो ये हो गया। तो ऑन मैरिज, तो अगर ऑन मैरिज आपको गिफ्ट मिला तो नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। भारत के अंदर आप बोलते हो कि मुकेश अंबानी की शादी बहुत लग्जरी हुई, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं टैक्स प्लानिंग का एक ये प्रोसेस था कि अगर मैं किसी और ओकेशन पे किसी से गिफ्ट लूं तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन शादी के टाइम पे कितना भी गिफ्ट लूं तो लॉ के अंदर लिखा हुआ है उसे हम टैक्स
नहीं लेंगे। तो जो अगर किसी को कुछ देना लेना होता है या कुछ ब्लैक मनी को वाइट करना होता है, कुछ इस तरीके अगर काम करना है ना, तो वो शादी के मैरिज को ऐसा ग्रैंड करके करते हैं और वहीं पे उनको जो गिफ्ट मिलता है वो ब्लैक मनी क्या हो जाता है, वो वाइट हो गया। ठीक है ना, ब्लैक मनी क्या हो गया। अब ब्लैक मनी क्या है कि मान लिया जाए मेरे घर पे 100 करोड़ रुपए है जिसके ऊपर मैंने टैक्स नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, ब्लैक मनी हो गया। टैक्स दे दिया तो वो ब्लैक मनी नहीं है। अब भाई मुझे इसको वाइट करना है, वाइट करना है कैसे करूं। अगर मैंने मैरिज पे मान लेते हैं किसी को मैंने भाई 50 लाख रुपए या 50 करोड़ रुपए मैंने एज अ गिफ्ट दे दिया, तो उसको गिफ्ट दे दिया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। वो जब बैंक में भी अपने पैसे रखेगा जाकर तो वहां पे पूछेगा तो बोलेगा जी मुझे गिफ्ट मिला है। हाँ, इसकी ट्रेल चेन बनती है जिससे पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन आप ये समझना सिंपल कि शादी के टाइम पे अगर कुछ भी मिले तो वो हमें एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है गिफ्ट में। दूसरा, रिलेटिव से, अगर आपको रिलेटिव से कुछ मिले, रिलेटिव रिश्तेदार, तो रिलेटिव से कुछ भी मिले तो नॉट टैक्सेबल। बारिश आने लगी क्या, ओहो, नॉट टैक्सेबल। रिलेटिव से कुछ भी मिले तो नॉट टैक्सेबल, चाहे मैं आर ओ आर हूं, चाहे एन ओ आर हूं, चाहे एन आर हूं, टैक्स। अब बात करते हैं नॉन रिलेटिव। पैसे हो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, कुछ भी दे दो गिफ्ट में, वो तो दूसरे पर्सपेक्टिव से। अब मुझे मिल गया, अब मान लो कि मुझे पैसे आ नहीं रहे तो मैंने सोचा यार मैं अपने प्रॉपर्टी को किस तरीके से इंक्रीज करूं। एक मूवी भी बनी थी इस पे, उसको क्या करना था, अपने ब्लैक मनी को ना वाइट करना था उसको। मूवी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने देखा था एक। तो उसने क्या करा था, सभी गरीबों को पैसे बांट दिए अपने पास। मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मैंने बहुत सारे बुलाए और मैंने बोला सबको 1000 1000 रुपए मिलेंगे, और सभी को लाइन में एकदम खड़ा कर दिया और मैंने 100 करोड़ सभी गरीबों में बांट दिया। अब पैसे किसके पास है, गरीबों के पास है। और मैंने इतने नंबर छोटे छोटे टुकड़े किए जिससे कि महसूस ना हो कि उसने इतना पैसा क्यों दिया बहुत लोगों को, और शादी में सबको इनवाइट कर दिया पूरे गांव को, आ जा भाई। अब उस सब ने मुझे पैसे क्या करे, एज अ एनवलप में डाल डाल के दे दिए, तो मेरे पैसे तो वाइट हो गए ना। समझ रहे हो, ये क्या हो गया मेरे पैसे। अब सरकार किस किस को पकड़ेगी, मेरे से बोलेगी भैया अब शादी में आपने कानून बनाया, हम तो कानून के खिलाफ है ही नहीं, तो गिफ्ट मिल गया मुझे। ठीक है ना, तो शादी में जो भी मिलेगा वो सब एग्जाम, चाहे रिश्तेदार चाहे कोई अदर हो। और यहां पे रिलेटिव में नॉट टैक्सेबल। नॉन रिलेटिव हुआ और अदर कोई ओकेशन हुआ, अब मैंने शादी बोला है, अब बोलो सगाई में सर, नहीं भाई, शादी का मतलब शादी, ठीक है ना, ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। और नॉन रिलेटिव है, बर्थडे हो गया, चाहे आपका मैरिज एनिवर्सरी हो गया, चाहे आपका एनिवर्सरी हो गया, कुछ भी अब किसी भी ओकेशन पे गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से, तो अप टू 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि टैक्स नहीं देना। मैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज करूंगा अभी कुछ, जैसे मैंने बोला ये इनकम तो एग्जेम्प्ट है यार, तो इसका मतलब इस पर टैक्स ही नहीं देना। तो 50,000 रुपए तक क्या है हमारा, एग्जेम्प्ट है। 50,000 एक व्यक्ति का नहीं है, ये टोटल है। जैसे मान लो ए, बी और सी और डी। ए ने मुझे 20,000 रुपए गिफ्ट दिए, कोई टैक्स नहीं, अभी तो 20 ही मिला एक साल के अंदर, एक ओकेशन की नहीं है, पूरे साल की लिस्ट है ये। अब मान लो मैंने बर्थडे पे भी 20 ले लिया, और बर्थडे के बाद फिर मैंने और एनिवर्सरी पे भी मैंने 20 ले लिया, तो ऐसे सबको जोड़ के 50,000 होना चाहिए, और एक से नहीं सबका मिला के। 20 से मैंने मुझे मिल गया, मान लेते हैं कि 20,000 बी ने भी दे दिया, 5,000 इसने भी दे दिया, और इसने भी 5,000 दे दिया, तो टोटल पैसे कितने हो गए मेरे पास, 50,000 रुपए हो गए। पूरे साल में 50,000 हुआ, तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा इस पे। लेकिन एक फ्रेंड ई आता है, उसने मुझे 101 रुपए दे दिए, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए, 50,100। तो अब मुझे पूरे 50,101 पे टैक्स देना होगा। समझे बात, तो उसका 101 लेना खतरनाक है भाई, तू रख ले अपना, मुझे नहीं चाहिए। तो 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, और 50,001 रुपए भी अगर आपको मिल गया, तो जो एग्जेम्पशन आपको मिला था 50,000 अब नहीं मिलने वाला, आपको पूरे पे टैक्स देना होगा। समझ में आया गिफ्ट, तो गिफ्ट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। समझे।
इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर से आ जाते हैं कम इस पे, मैं यूएस से रखता हूं और मेरे पास प्रॉपर्टी यूएसए में है और मैं रेंट भी वहीं रिसीव करता हूं, सब कुछ वहीं, खर्च वर्च सब कुछ वहीं हो रहा है मेरा। तो ऐसे सिचुएशन में बोला गया अगर आपका स्टेटस आरओआर बनेगा तो आप सब कुछ भले ही वहीं कर रहे हो फिर भी आपको भारत में टैक्स देना होगा, और इस केस में आपको भारत में टैक्स नहीं देना होगा। यानी आप फॉरेनर हो, मान लेते हैं बिल गेट्स, अगर बिल गेट्स है, वो यूएस में रहता है, पैसे भी यूएस कमा रहा है, खर्च भी यूएस कर रहा है, सब कुछ यूएस में कर रहा है, लेकिन वो 182 डेज भारत में रह के दिखा दे एक बार। जैसे ही वो रेजिडेंट आर ओ आर हो गया, जैसे ही क्या हो गया, आर ओ आर हो गया, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट भारत के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। बोलेगा भाई वो कंपनी तुम्हारे हम नहीं जानते, अब लाओ सारा इनकम वहां से जो भी है सब पे टैक्स दो अब। समझे? तो यानी आपकी अगर फॉरेन इनकम है, बाहर की इनकम है, तो तब भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपका स्टेटस क्या हो गया, आर ओ आर। यहां तक बात समझ में आया? इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, भारत के अंदर किसान को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर, लॉ के अंदर। तो बोला गया अगर कोई आपका एग्रीकल्चर इनकम से, अगर आप एक्टिविटी से अगर आप इनकम कमाते हो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, कंडीशन यही है हिंदुस्तान की जमीन पर वो होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेती कर रहे हो और बोलो ये तो एग्रीकल्चर इनकम है इस पे टैक्स नहीं देंगे, नहीं, वहां अगर करते हो तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप भारत में करते हो किसी भी कोने, किसी भी राज्य में एग्रीकल्चर, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। समझ में आई बात आपको? तो मैंने अभी क्या क्या बताया सर, गिफ्ट में क्या सिर्फ मनी नहीं, मनी नहीं, कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, घर हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। और सर अगर वो बाकी के चीजें दी, लैपटॉप मोबाइल, तो उसका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके 50,000 काउंट करेंगे। ठीक है ना? अब ऐसा तो नहीं है सर ये तो लैपटॉप है इसका कैसे करें, भाई पता करना, फटाफट डाल इंटरनेट पे, पता चलेगा, उसके प्राइस निकाल ले, 50,000 से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, समझ में आई कुछ? तो मैंने कुछ बातें बताया। एक होता है इंडिया की जमीन पे पैसे कमाना, सब टैक्स देगा, इंडिया में पैसे रिसीव करोगे सब टैक्स देगा, इंडिया से कंट्रोल होगा, दो लोग टैक्स देंगे, पास्ट एंड टैक्स इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देगा, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देगा, गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो डिपेंड्स करेगा क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी बनेगा। पैसे बाहर ही कमा रहे हो और बाहर ही यूज हो रहा है, सब कुछ बाहर हो रहा है, तो अगर आर ओ आर स्टेटस है आपका तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आई बात आपको? सर उसका भी 50 के निकालेंगे? 50 के नहीं, 50 के निकालना नहीं है, जो मार्केट वैल्यू। मुझे एक लैपटॉप मेरे फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया, मान लेते हैं उसकी कीमत 80,000 है, तो मैं 80,000 अपने इनकम में जोड़ दूंगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 80,000 है। वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स भी तो देना होगा ना, मेरे लिए तो इनकम ही है वो जीएसटी लगा होगा उस पर। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है सर? अगला टॉपिक है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन एक वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है सर, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन को कैलकुलेशन कहेंगे, इनकम टैक्स में कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो सकता है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, टोटल इनकम। तो अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स इंसिडेंस of taxable person depend on residential status at the time of place receipt accrual। रिसिप्ट और एक्रूवल, रिसिप्ट का मतलब पैसा है, एक्रूवल मतलब जहां से कमाया। इंडियन इनकम कौन सी होगी? इंडियन इनकम कौन सी होगी? इनकम रिसीव कर लोगे और डीम टू बी रिसीव माना जाए, मतलब आप मत मानो, हम मान रहे हैं इंडिया में, तो इंडियन इनकम होगी। एक्रूज हो रहा है या डीम टू बी एक्रू हो जाए, मतलब भारत की जमीन पे कमा लो तब भी इंडियन इनकम है। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर बट एक्रू आउटसाइड इंडिया, और मतलब वो अलग अलग कैटेगरी बना दिया मैंने कि इनकम रिसीव हो गया इंडिया, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में क्या था, डीम्ड या फिर डीम टू बी रिसीव है तो इंडियन इनकम है। एक्रू और डीम टू बी एक्रू, मतलब एक्रू का मतलब मान लेंगे कि आपकी भारत में कमाई है, जैसे ये इंडिया का मैप है और आप यहाँ पे फिशरमैन क्या होता है, यहाँ कमा रहे हैं पैसे। ठीक है, अब वो थोड़ा करते 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 मान लेते हैं कि वो दूसरी कंट्री के टेरिटरी वाटर में चले गए,
अब वो फिश ला के इंडिया में बेच रहे हैं, तो बोलेंगे भाई भारत के जमीन पे ही कमा कर रहे हो, मछली तो यहीं बेच रहे हो आप, तो उस सिचुएशन में आप भारत में ही टैक्स दोगे। समझे बात आप? इसके बाद इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव, या तो रिसीव कर लिया इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एक्रू आउटसाइड इंडिया, मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरा कमाने का जरिया जो है बाहर है, विदेश, जैसे कि मैं यूएसए रह रहा हूँ, प्रॉपर्टी मेरा कहाँ है, यूएसए में, और मैंने अपने पेरेंट्स का नंबर दिया, वो सीधा इंडिया में पैसे भेज रहा है, तो उस इनकम को क्या बोलेंगे? रिसीव बोलेंगे, तब भी टैक्सेबल उसे इंडियन इनकम बोलेंगे। इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्रू डीम टू बी एक्रू इन इंडिया। अब इंडिया इनकम रिसीव कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया, एसबीआई बैंक है, या फिर मैं यहां से मैंने किसी को बोला कि भाई अब यहां पे हुआ क्या, आपने एसबीआई में एफडी करा, आप यूएसए रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो? यूएसए रह रहे हो, एफडी कहाँ करा आपने? इंडिया में करा, तो ऐसे सिचुएशन में जो एसबीआई बैंक है वो उस पर ब्याज आपको तो यूएसए में भेजेगा। तो इनकम रिसीव आपने कहाँ करा? यूएसए में। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, डीम्ड एक्रू कहाँ हुआ? भारत में हुआ, तब भी वो इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम का मतलब है भैया, आप चाहे एनओआर हो, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप एनआरओ हो, सभी को टैक्स देना होगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे और मैं क्लियरिटी करता जाता हूं। अब फॉरेन इनकम कौन सा है? इनकम नॉट रिसीव और डीम टू बी रिसीव इंडिया, इनके इंडिया में रिसीव भी नहीं हुआ और ये भी नहीं मान सकते कि रिसीव हुआ। इनकम डज नॉट एक्रूज और अराइज, एक्रूज अराइज का मतलब ऐसे समझना, जहां एक्रूज और अराइज आ जाता है, आपका बिजनेस सेटअप यहां है, तो मैं बोलूंगा एक्रूज और अराइज कहां पे है? भारत में। आपका बिजनेस सेटअप मान लेते हैं यूएसए में है, तो मैं बोलूंगा एक्रूज और अराइज कहां है? यूएसए में। अब रिसीव की बात होती है, अब एक्रूज और अराइज यहां पे हो गया, रिसीव कहीं भी हो रहा तब भी टैक्स देना होगा। एक्रू और अराइज यूएसए में हो गया, अगर रिसीव भारत में हो गया तब भी टैक्स देना होगा। अगर रिसीव देयर हो गया तो भारत में टैक्स सिर्फ आरओआर को देना पड़ेगा, अदरवाइज किसी को नहीं देना होगा। चलिए मैंने एक कुछ ये लिस्ट बनाया है, ठीक है ना, ये लिस्ट बनाया है और 10 ईयर के अंदर भी मैंने डाला हुआ है ये लिस्ट। इसके अंदर मैंने सारे केसेस जो अभी मैं बरबरी बोल रहा था ना, उसको मैंने लिख दिया है यहाँ। तो इसमें से ऐसा, अगर ये लिस्ट आपको अच्छे से ध्यान में रहता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं होगा। चलो, पहला, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्रू और अराइज मतलब बिजनेस कहां है? बिजनेस कहां है? भारत में, इंडिया में। आपकी दुकान जो है वो कहां है? यहीं आसपास कहीं पे है भारत में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप आरओआर हो तब भी टैक्स देना होगा, एनओआर तब भी टैक्स, और एनआर तब भी टैक्स। यस 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 का मतलब है टैक्स देना होगा, समझे? इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। इनकम अगर रिसीव, अब आपका दुकान कहां है पता है? यूएसए में है आपकी दुकान, लेकिन पैसा आप इंडिया में ले रहे हो। पैसा कहां ला रहे हो आप? यूएसए से उठा के इंडिया में, तो इसको बोला जाएगा इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। या तो इनकम रिसीव ही कर लिया इंडिया में, या मान लिया जाए कि इंडिया में रिसीव होगा, तब भी किसको टैक्स देना होगा? इसके बाद इनकम रेमिटेड टू इंडिया, तो किसको टैक्स देना पड़ेगा? सिर्फ आरओआर। रेमिटेड का मतलब क्या होता है? पहले इनकम वहां रिसीव कर लिया गया, लेटर हमें भेजा गया। जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी जो था, जैसे मैंने क्या बोला था कि मान लो राम मिस्टर आर, या मैं बोलता हूं मिस्टर एक्स है, और ये यूएसए में है, और इसके पास प्रॉपर्टी है, इससे जो भी रेंट आता है वो रेंट अपने पेरेंट्स को भेजता है। बट वो पहले क्या करता है, यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है, फिर ये भेजता है अपने पेरेंट्स को, तो ये रेमिटेंस की कैटेगरी में आ गया। समझे बात? आपकी फीस भी मैंने एग्जांपल दिया, आपकी फीस मैक्सिमम रेमिटेंस होगा। बिजनेस इन इंडिया बट कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, मेरा बिजनेस इंडिया में है, यानी बिजनेस कहाँ है भाई? भारत की जमीन पर है। अगर आप इंडिया के अंदर हो और यहाँ आपने अपनी दुकान ओपन की हुई है, बिजनेस कहाँ है? दुकान इंडिया के अंदर, तो पैसा तो जमीन इंडिया से ही है, तब आपका स्टेटस कुछ भी हो, टैक्स तो ले ही लेंगे, कंट्रोल कहीं से भी कर लो। ठीक है ना? जैसे केएफसी है, इंडियन कंपनी नहीं है इंडिया में, तो उससे हम टैक्स ले लेते हैं जो वहां की इनकम है, जितना उसने कमाया। ऐसा नहीं कि केएफसी से बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम पे भी लाओ भाई, नहीं। अब बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस क्या है हमारा? आउटसाइड इंडिया, बस कंट्रोल इंडिया से, मतलब हमारा बिजनेस है नहीं यहाँ पे,
बस यहां से हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि हमारा, मैंने बोला एसबीआई का ब्रांच दुबई में, एसबीआई का ब्रांच रशिया में, कंट्रोल यहां से हो रहा था। ऐसे सिचुएशन में दो लोगों को टैक्स देना है, तीसरे को नहीं देना है। ये आप ये मत समझना कि आपको याद करना पड़ेगा। जब हम अभी सवाल करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, मैं आराम से करूंगा। एक क्वेश्चन में भले ही आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, टाइम का बाउंडेशन नहीं रखेंगे। जब आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको ये लिस्ट अपने सामने रखोगे और फटाफट आपका हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है पास्ट अनटैक्स इनकम। तो कौन सा होता है पास्ट अनटैक्स इनकम? जो पिछली गवर्नमेंट ने कभी टैक्स नहीं लिया हो, या पिछले कंट्री में टैक्स, तो उसके ऊपर कौन टैक्स देगा? नो नो का मतलब किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा। आगे कहता है डिविडेंड इनकम, इंडियन कंपनी से डिविडेंड इनकम, भैया सबको टैक्स देना होगा इंडियन कंपनी, क्योंकि इंडियन कंपनी का मतलब भारत में है। और अगर भारतीय कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कहां से रहेगी? भारत की जमीन से ही कमा रही है, तब तो सबको ही देना पड़ेगा। नॉर्मल ये इंडियन इनकम ही हो गया। डिविडेंड इनकम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी है तो अब डिपेंड करेगा कि अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है तब तो तीनों देगा, अगर इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक देगा। समझे बात आप? मैं यहां पे मान रहा हूं कि डिविडेंड इनकम फॉरेन कंपनी, और ये रिसीव हो गया, ये क्या हो गया? रिसीव हो गया। ठीक है, करेक्ट है। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो सिर्फ एक व्यक्ति देगा और कोई नहीं देगा। समझे बात? इनकम कहां कमाया इसने? आउटसाइड इंडिया। और मैं सिर्फ ये इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूं मैं ये। एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडिया, इंडिया की जमीन से, तो कौन टैक्स देगा? कोई भी नहीं देगा, ये बताया था। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया और रिसीव इंडिया में हो जाए तो सभी टैक्स देंगे, चाहे रिसीव हो जाए, जब रिसीव होगा तभी। अब मान लो मेरे एक ना लैंड है नेपाल में, है नहीं वैसे, मैं बता रहा हूँ कि एक जमीन है नेपाल में, वहां खेती करता हूँ और पैसे वहीं रिसीव करके वहीं खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर है तब तो मैं दूंगा। अगर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर नहीं है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन अगर गलती से भी मैंने वो पैसे रिसीव इंडिया में कर लिए तो रिसीव वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा और किसको टैक्स देना होगा? तीनों को ही टैक्स देना होगा। आगे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, नो नो नो, मैंने बताया था अभी गिफ्ट का पीछे कॉन्सेप्ट, कोई नहीं देगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट, ठीक है। गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, अब देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस के अंदर 5,000 रुपए का एक बाउंडेशन बनाया हुआ है कि मेरा एक वर्कर है, मैंने दिवाली पे उसको एक घड़ी दे दी तोहफे में जिसकी कीमत है 4900 रुपए, तो मैं रिलेटिव हूं नहीं, तो इस गिफ्ट को 50,000 की लिमिट से अलग रखना है। तो ये गिफ्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन है, तो इसको बोला गया एग्जेम्प्ट 5,000 रुपए तक उसका कर देंगे। लेकिन मैंने 6,000 रुपए का गिफ्ट उनको दे दिया, एक वॉच 6,000 रुपए का दे दिया, तो भैया 5,000 तक एग्जेम्प्ट, उसके लिए टैक्सेबल सिर्फ 1,000 होगा। दो तरीके का गिफ्ट हो गया, एक नॉर्मल गिफ्ट के अंदर 50,000 तक एग्जेम्प्ट है और 1 रुपए भी एक्स्ट्रा लोगे तो पूरे के पूरे टैक्सेबल। लेकिन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले केस के अंदर 5,000 तक एग्जेम्प्ट है और 5,000 से एक्स्ट्रा वाला पार्ट टैक्सेबल होगा। समझ में आई बात आपको? ये समझ में आया? क्लियर है? अब हम इस पे जब तक सवाल नहीं करेंगे ना तब तक फिर हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक सवाल आपके सामने है और तीनों के लिए मैं निकालूंगा। आप सवाल में वैसे कह रखा है कि रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, मैं तीनों के लिए निकाल देता हूं। आपको करना कैसे है ये सवाल? वेरी वेरी सिंपल। और मैं आपको ऑप्शन पूरा पीछे पहले पढ़ना, मैं आपको पीछे दिखाऊंगा और फिर कैसे करना है वो सब बताऊंगा मैं आपको। 3 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। और ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में हर बार आता है वैसे, तो जो पिछला टॉपिक सीखा था और ये टॉपिक मर्ज करके आएगा दोनों 12 नंबर में। सर मर्ज कैसे होगा? आपको एक पर्सन बता देगा और उसका सब कुछ बता देगा, आना जाना, और बोलेगा इसकी इनकम भी है निकालो, तो सब आना जाना बताएगा तो पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे, उसके हिसाब से इनकम टैक्सेबल करोगे ना आप। तो पहला मैं रखता हूं ROR, फिर रखता हूं मैं NOR, फिर रखता हूं मैं NR, और यहां रख देता हूं मैं पर्टिकुलर। ऊपर रखूंगा किसका इनकम? मिस्टर एक्स। तो टोटल इनकम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर एक्स, नीचे लिखोगे 4, हमेशा असेसमेंट ईयर लिखना। तो असेसमेंट ईयर देखो ये कौन सा कह रहा है?
तो आप नीचे लिखोगे हम 25 और 26 के लिए इनकम निकाल रहे हैं। ये ऊपर की हेडिंग है, ये लिखना ही लिखना होगा। जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उसमें जो इनकम निकाल रहे हो, मैं टोटल निकाल रहा हूं तो टोटल लिखूंगा, सैलरी इनकम निकालूंगा तो सैलरी लिखूंगा। ठीक है सर, पास एंड एक ब्रीफ कर दो। बिल्कुल दोबारा बता देंगे, अभी रुक जाओ, अभी सारी चीजें बताएंगे। अब पहला है, ध्यान से पढ़ना, बताना आपको है, इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव इन लंदन। समझ रहा, भारत में कोई भी ऐसी कंपनी होगी, ये भारत मान लेते हैं, इंडिया में कोई ऐसी भी कंपनी है, और लेकिन यूके के अंदर एक बैठा बंदा यहां से ब्याज रिसीव कर रहा है। अब आपको बताना है ये तीनों में से किसके लिए टैक्सेबल है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, और रिसीव कहां हो रहा है, लंदन में, पैसा लंदन में रिसीव हो रहा है। तो कमेंट में आप तैयार रखना, आप बताइए किसके लिए होगा। आपने पढ़ लिया इंडियन कंपनी से और लंदन में, और आपको मैं ये पॉइंट भी दिखा देता हूं जो आपके सामने है, और ये भी बताना है कौन से पॉइंट के तहत आप लगा रहे हो। बताओ किसके लिए होगा, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में किसके लिए होगा। सर ऑल, सत्यम का कहना है सबके लिए, पॉइंट नंबर 1। बाकी बच्चे जवाब जब तक नहीं दोगे आराम से चलिए, बाकी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज्ड। तो ये पहले पॉइंट के हिसाब से, वैसे कभी एग्जामिनर पूछेगा नहीं, क्योंकि भारत की जमीन से जब भी पैसे कमाओगे तो एक्रू, कमाना मतलब एक्रू, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब। तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, तीनों के लिए कितने रुपए, 1,20,000, और कितने रुपए, 1,20,000, और कितने रुपए, 1,20,000। भारत के कहीं कोने में पैसे कमा लो, सबके लिए होगा। मैंने अपनी मर्जी से देखो बोला है कि किसके लिए निकालो, एक तो आर ओ आर के लिए आप निकालो इसकी इनकम, एक निकालो एन आर के लिए, लेकिन मैं अपने मर्जी से एन ओ आर के लिए भी निकाल रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के पर्पज के लिए। ठीक है, पेंशन, फॉर्मर एम्प्लॉय इन इंडिया, कोई व्यक्ति पेंशन मिल रहा है, पेंशन मतलब इंडिया में कहीं काम करता था लेकिन अब भाग गया वो यूएसए, और यूएसए में पेंशन रिसीव कर रहा है। तो पेंशन कमाया कहां से जा रहा है, इंडिया से कमाया जा रहा है। तो सोर्स इनकम का कहां से है, तो कौन टैक्स देगा, नहीं इंडिया का है तो टैक्स कौन देगा, आर ओ आर, एन ओ आर या एन आर, कौन देगा। अगर भारत से पैसे कमाए जाए, ये कसम खा लो आप, कि भारत से, कसम खा लो आप, भारत से पैसे कमाया गया तो भाई कोई नहीं बच सकता। तो सोर्स कहां है, इंडिया। तो कौन देगा, तीनों देगा, तीनों देगा। तो चलिए भाई, पेंशन, पेंशन इनकम, आप इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, नहीं समझ में आए तो एज इट इज पूरा भी लिख सकते हो। तीनों देगा कितने, 180। आपका स्टेटस वट एवर हो, हमें मतलब नहीं भाई, भारत से पैसे कमा रहे हो आप टैक्स नहीं दोगे। प्रॉफिट अर्न बिजनेस इन पेरिस, मेरा एक बिजनेस कहाँ है, पेरिस में है, बिजनेस कहाँ है, पेरिस में है। विच कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। हाफ बीइंग रिसीव इन इंडिया, तो मैंने आपको बताया कि अगर सिचुएशन हो कि बिजनेस हमारा आउट्स ऑफ इंडिया हो, बिजनेस कहां हो हमारा, आउटसाइड इंडिया हो, बट कंट्रोल अगर इंडिया से होता है, तो ऐसे सिचुएशन में दो व्यक्ति को टैक्स देना होता है, तीसरे को टैक्स नहीं देना होता। यही समझाया मैंने। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भैया मेरा एक बिजनेस है, वो अलग है, पेरिस में है, अलग कंट्री में मेरा बिजनेस है, और यहां से कंट्रोल मैं कहां से कर रहा हूं भैया, कंट्रोल मैं कर रहा हूं इंडिया से। तो भैया दो को टैक्स देना है, आर ओ आर को देना है, एन आर को देना है। लेकिन इसने कहा यहां से जो पैसा कमाया जा रहा है वो 2 लाख है, 2 लाख में से 1 लाख तो रिसीव के फॉर्मेट में आ रहा है, और 1 लाख रुपए नहीं आ रहा है। तो जो 1 लाख रिसीव हो रहा है, तो भारत में पैसे रिसीव करना भी बड़ा खतरनाक है भाई। अगर पैसे आपने रिसीव कर लिए तो कुछ भी हो भाई, सबसे टैक्स ले लेंगे हम। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया,
तो आपने रिसीव कर लिया ना, तो 1 लाख रुपए तो भैया मैं तीनों से लूंगा। और वैसे देखा जाए तो 2 के लिए टैक्सेबल होगा। तो इसको मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। एक तो ऐसे कर सकता हूं कि 1 लाख इसके लिए और 1 लाख इसके लिए भी टैक्सेबल हो गया। बाकी का 1 लाख तो रिसीव नहीं किया मैंने, तो उस पर कंट्रोल वाला रूल लगा देंगे, यानी 1 लाख इसके लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा, एक इसके लिए भी, और तीसरे के लिए तो मैंने मना ही किया है। समझे बात? या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका है भैया, 2 के लिए तो टैक्सेबल है ही है, तो 2 लाख तेरे लिए भी, 2 लाख तेरे लिए भी, क्योंकि पूरा ही हो गया। 1 लाख रिसीव हो गया तो 1 लाख से तो ये भी नहीं बच सकता, तो 1 लाख तेरे लिए भी हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो दोनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो कर लो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे किया जाएगा। तो मैं कौन सा करूं? 1 लाख वाला, ये वाला, ये ठीक है। 2 लाख रुपए, क्योंकि ये आपने रूल लगा लिया, क्योंकि रिसीव होगा तो जितना पार्ट रिसीव होगा थर्ड वाले में भी डाल दोगे आप, क्योंकि ये रिसीव में। अगर मैं बोलूं रिसीव 1 लाख हुआ, तो 1 लाख मैंने 2 के लिए टैक्स, एक के लिए टैक्सेबल किया या तीनों के लिए? तो जवाब है सर तीनों के लिए किया है, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड है। समझे बात आप? अगला कहता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर भूटान रेमिटेड टू इंडिया। भूटान कहाँ है? भारत का हिस्सा है क्या? नहीं है भूटान भारत का हिस्सा। तो अब रेमिटेड इंडिया है, रेमिटेड में किसके लिए टैक्सेबल होगा? डबल डबल साउंड आ रही है, एक बार चेक करना, एक बार चेक करिए, वॉइस 2 बार आ रही है क्या? चेक करो। सर 2 लाख देंगे फिर उन्हें मिलेगा क्या? किसे क्या मिलेगा? सिंगल ही आ रही है, आप एक बार चेक कर लेना। जिनका आ रहा था, अभी बच्चे का नाम मैं पढ़ना भूल गया। यहां तक समझ में आया? अगला पॉइंट देखो, अभी मैं ना खूब सारे, एक क्वेश्चन नहीं, मैं तो तैयारी करके आया हूं कि 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा आज। ठीक है, अब देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर भूटान रेमिटेंस टू इंडिया। तो रेमिटेंस के केस में मैंने बताया था कहां है रेमिटेंस वाला पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला अगर आपके पास ये चार्ट है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, वैसे करते करते ये याद ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही हुआ। रेमिटेंस रेमिटेंस ये रहा, तो रेमिटेंस के केस में सिर्फ यस कहां लिखा है? ROR। तो भाई हम तो तीनों का निकाल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम, अगर वो एग्रीकल्चर इनकम, तो कितने रुपए का था? 1 लाख। तो इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंग्लैंड रिसीव देयर। मेरा एक मकान है इंग्लैंड में और रिसीव भी वहीं हो रहा है, भारत में हो ही नहीं मतलब। तो भैया आप ROR बनोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो यहां किसके लिए होगा? रेंटल इनकम या रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ROR को तो नहीं बच सकता भाई, अगर आपका स्टेटस ROR बोल रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये तो देगा, बाकी ये दोनों नहीं देगा। पास्ट फॉरेन इनकम, पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, तो इसका मतलब ये अनटैक्स्ड ही हो गया। अब एक बच्चे ने पूछा सर इसे समझा दो। देखो, पास्ट अनटैक्स्ड मतलब पीछे उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं गया था, अब मैं उस पैसे को भारत में ला रहा हूं। तो नहीं लगाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ने जब आपसे उस पर टैक्स नहीं लगाया, आप भारत पैसे लेके आ रहे हो, तो कोई भी ऐसा रीजन रहा होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है कि भैया वो उस पर हम भी टैक्स नहीं लेंगे। तो इसका मतलब भैया पास्ट फॉरेन इनकम कोई भी टैक्स नहीं देगा। ठीक है। गिफ्ट मनी रिसीव बाय एक्स आउटसाइड इंडिया, 5/8/2024 इसी साल करा, वाई रेजिडेंट इन इंडिया, वाई रेजिडेंट इंडिया, तो गिफ्ट कितने का लिया? 1 लाख। भैया तुम किससे गिफ्ट ले रहे हो, हमें क्या लेना देना, तुम्हें गिफ्ट कितना मिला है ये बताओ। 1,20,000 मिल गया, 50,000 रुपए से ज्यादा है क्या? सर ज्यादा है, तो बस खत्म कहानी। शादी पे मिला क्या? बस। क्या रिलेटिव है? नहीं बताया तो छोड़ो, बस गिफ्ट लिखो आप। और गिफ्ट कितने हो गए आपके? और किसके लिए टैक्सेबल? तीनों के लिए टैक्सेबल। अब सिंपल हम करेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम
ठीक है, टोटल इनकम कर लो, 1,20,000, 1,80,000, 2,00,000, ये बन गया 11,45,000। अभी टैक्स रेट नहीं अप्लाई करना, बस इतना टोटल करके छोड़ना है, यही 12 नंबर का सवाल है आपका। 1,20,000, 1,80,000, 2,00,000। मैं तीनों निकाल रहा हूं, एग्जामिनर आपसे जो पूछेगा वही बस कॉलम बनाइएगा आप। 1,20,000, 1,80,000, 1,00,000, 5,20,000। किसी बच्चे को अभी देखो थोड़ा डाउट तो मैं समझूंगा कि हो सकता है। क्लियर है?